किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को पाइथन से कैसे इंटरेक्ट कराना है। ठीक है, किसी नॉर्मल इंसान को कहा जाए कि 5 को 0 से डिवाइड करो, तो वो दो ही आंसर देगा, या तो डिवाइड नहीं हो सकता, या दूसरा आंसर देगा कि ये इनडिफाइनाइट वैल्यू है। पर अब जब कंपाइलर की बात करते हैं या किसी भी इंटरप्रेटर, तो उसको ये वैल्यू समझ में नहीं आती कि उसको क्या करना है। तो एक एरर जनरेट कर देता है वो, कि जीरो डिवीजन एरर। इस एरर का नाम है कि जीरो डिवीजन एरर, और इसकी वैल्यू है डिवीजन बाय जीरो। अब आप चाहते हो कभी कभी आपके कोड में ये एरर आ जाए, और आप उसको कैसे हैंडल करें। तो उसके लिए हैंडल करने का सिंटेक्स होता है, आपका जितना भी कोड है जिसमें एरर जनरेट हो सकती है, कि संभावना है कि इसमें एरर जनरेट होगी, तो उस कोड को आप ट्राई के अंदर लिख लो। जैसे अपने वाइल, इफ, एल्स जितने भी ब्लॉक होते हैं, उसी तरह एक ट्राई ब्लॉक होता है। ट्राई में आप अपना कोड पूरा ट्राई करेंगे, अगर उसमें कोई भी एरर आती है, तो वो क्या करे, उसके बाद क्या होगा कि आप उस एरर को एक्सेप्ट करेंगे। और जैसे आपने यहाँ से ट्राई ने क्या किया, जो भी एरर होगी वो एरर उसको सेंड कर देगा, अपने ट्राई ब्लॉक से सेंड करेगा, और रिसीव करने वाला कौन है, एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक एक्सेप्ट करेगा उस एरर को। अब जैसे एक्सेप्ट के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि जीरो डिवीजन एरर, ये एरर का नाम है। ट्राई ब्लॉक ने यहाँ से अपन ने देखा कौन सी एरर रेज की यहाँ पे, जीरो डिवीजन एरर, और यही मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, जीरो डिवीजन एरर, और इसका नाम रख लिया ZDE। ये SZDE का मतलब यही है कि जो जीरो डिवीजन एरर है उसको मैंने शॉर्टली में लिखा है ZDE। किसी भी, अगर किसी का मॉड्यूल कोई भी नाम, फंक्शन का नाम है किसी का भी नाम, अगर छोटे में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप एज करके उसका एब्रीविएशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा जीरो डिवीजन एरर, या जो भी मेरा मैसेज था यहाँ पे, कि मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, डू नॉट यूज जीरो नंबर। तो ये जैसे मैंने मैसेज लिखा है, मैं अपने हिसाब से एरर को डिफाइन कर सकता हूँ। अब जैसे अपन ने ऊपर कोड रन, तो अपने पास ऐसी कोई एरर आ गई, और जब मैंने नीचे इस कोड को रन किया, तो मेरे पास एरर एक प्रिंटेड फॉर्म में आई है, प्रिंटेड मैसेज फॉर्म में। और यहाँ पे मेरा, अब इससे फायदा बेनिफिट क्या है लोग, क्योंकि ये एरर तो अभी भी आ रही है, आपने जो एरर हुई, एरर रेज हो ही गई, एरर तो भी आ रही है। तो इसका फायदा ये है कि आपका, अगर इसके बाद भी अगर कोई कोड कंटिन्यू होता है, तो उसको कोड को आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। आपका जो पाइथन की स्क्रिप्ट है वो वहाँ पे बंद नहीं होगी। अब जैसे जीरो डिवीजन एरर है, उसके बाद अपन एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ एरर होती है। सबसे पहले EOF एरर, ये बहुत सी बार एरर आती है जब आप फाइल हेडिंग करते हो, किसी भी फाइल हेडिंग में। जुपिटर नोटबुक बहुत छूट गया मतलब। ठीक है, एंड ऑफ फाइल रेस एक्सेप्शन। एंड ऑफ फाइल मैंने बता दिया था, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एंड ऑफ फाइल एरर कब आती है, जब आपका इनपुट में आप पर्टिकुलर कुछ डेटा चाहिए, पर आपका यूजर कोई डेटा नहीं दे रहा है। तो या फिर जैसे फाइल रीडिंग कर रहे हो, और फाइल में एम्प्टी फाइल है, और आप चाहते हो कि फाइल से रीड करो डेटा, तो वो आपको एरर देगा कि आपकी फाइल में यहाँ पे एंड आ चुका है, क्या इनपुट में आपका यूजर कुछ इनपुट दे ही नहीं रहा है। ठीक है, तो एंडिंग हो गई वहाँ पे, मतलब डेटा आप आगे फेच नहीं कर सकता, वो फंक्शन या कुछ भी आपका रीड फंक्शन या इनपुट फंक्शन आगे डेटा फेच नहीं कर सकता। तब आती है एंड ऑफ फाइल एरर। फिर आता है इंपोर्ट एरर। इंपोर्ट एरर क्या होता है कि जब कोई पाइथन का कोई मॉड्यूल या कोई दूसरी पाइथन की फाइल, अगर आप किसी पाइथन अपने पर्टिकुलर कोड में अगर इंपोर्ट करते हो, मॉड्यूल्स के बारे में जस्ट अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जब भी आप इंपोर्ट करते हो, अगर वो मॉड्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमें इंपोर्ट एरर आती है। फिर आता है कि इंडेक्स एरर। जैसे कि इंपोर्ट एरर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने किया कि कोई क्या मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। इंपोर्ट करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं इंपोर्ट, और मॉड्यूल का नाम मैंने कुछ भी लिख लिया सीड। ये कोई मॉड्यूल अवेलेबल, कोई ऐसा मॉड्यूल एग्जिस्ट नहीं करता पाइथन में, तो मुझे एक एरर देगा कि मॉड्यूल नॉट फाउंड। ठीक है, ये इंपोर्ट एरर है। इसके बाद अब आते हैं इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर क्या होता है कि जैसे कोई इंडेक्स एरर में मतलब कि लिस्ट है, या आपको सेट या कुछ भी ऐसा सीक्वेंस डेटा टाइप यूज कर रहे हो, जिसमें आपका इंडेक्स जो है वो पर्टिकुलर उसमें अवेलेबल नहीं है, तो आपको इंडेक्स एरर देता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक लिस्ट ली है, लिस्ट के अंदर मेरे सिर्फ 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3।
और फिर मैं चाहता हूँ कि लिस्ट का 7th एलिमेंट मुझे दो, मतलब लिस्ट में से मेरे 3 एलिमेंट हैं और लिस्ट में आपको 7th एलिमेंट चाहिए। तो आपको ये एरर देगा, इंडेक्स एरर, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे बस 0, 1 एंड 2 सिर्फ 3 इंडेक्स ही हैं, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स एरर के बाद बात करते हैं अपन की एरर की। की एरर क्या है कि जब भी कभी आप डिक्शनरी बनाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई डी इक्वल्स टू डिक्ट, ये पर्टिकुलर डिक्शनरी बन चुकी है जो कि एम्प्टी है, और मैं चाहता हूँ कि इस डिक्शनरी का कोई की जो कि अवेलेबल नहीं है, उस की को, जैसे की का मैंने कोई की नेम से कोई की बनाई होगी और उसको मैं चाहता हूँ कि एक्सेस करो, तो मुझे एक एरर देगा की एरर, क्योंकि की अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि डिक्शनरी अपनी पूरी एम्प्टी है और आप चाहते हो कि उसमें से की एक्सेस करे, तो वो आपको एक एरर जनरेट करता है, की एरर। अब आगे बात करते हैं नेम एरर की। नेम एरर क्या करता है कि पर्टिकुलर कोई वेरिएबल आपके स्कोप में, मतलब आपका अवेलेबल नहीं है। जैसे आपने चाहते हो कि कोई वेरिएबल मैंने ले लिया होम, होम एक वेरिएबल जो कि मैंने इस पूरे जुपिटर नोटबुक में कहीं भी डिफाइन नहीं किया है, और आप चाहते हो कि उसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करना चाहते हो, तो ये आपको नेम एरर देगा क्योंकि ये कोई वेरिएबल डिफाइन है नहीं। होम एरर के बाद आती है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर कब रेज होती है, जब आप किसी भी कोड का सिंटेक्स कलर देख लेते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा इफ ट्रू, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया हाय, तो इसने सिंटेक्स एरर दे दी, क्योंकि इफ की जो सिंटेक्स है वो गलत लिखा है। यहाँ पे इफ के बाद यहाँ पे एक कॉलन आता है, उसके बाद आप रन करोगे तो रन हो जाएगा, ठीक है। सिंटेक्स एरर के बाद इंडेंटेशन का मतलब है कि आपने इफ का जो स्टेटमेंट लिखा, जैसे कि कोई ब्लॉक है और उसकी ब्लॉक के नेक्स्ट लाइन में आपने इंडेंटेशन नहीं दिया है, तो आपको इंडेंटेशन एरर देगा कि आपके इंडेंटेशन वो एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है। अब टैब एरर, टैब एरर भी उसी तरह होती है कि आपने इंडेंटेशन दे दिया पर इंडेंटेशन की साइज ज़्यादा दे दी, जैसे मैंने टैब दिया, डबल टैब दे दिया, तो यहाँ पे इसमें टैब चल गया। अच्छा, में है कि आप जितने भी टैब दोगे ना उसको वो क्या कहते हैं जब ये एडिट करोगे, एडिट में एडिटर में जब ओपन करोगे तो एडिटर में क्या होता है कि आपकी टैब की साइज होती है, पर्टिकुलर 4 टैब या 5 टैब, इनवैलिड टैब्स देते हो, जैसे कि आपने इनिशियली 4 टैब दी, नीचे नेक्स्ट टाइम में 3 टैब दी, तो आपको एरर जनरेट करके देता है ये। टैब के बाद में क्या वैल्यू है, वैल्यू क्या करता है फंक्शन की इम्प्रॉपर वैल्यूज की, जैसे कि और जीरो डिवीजन एरर। अच्छा, इन सबका कोड लिख रहा है। अच्छा, एक्सेप्शन लिंक करते हैं कैसे, उनका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आप ट्राइब ट्राइब ब्लॉक बनाएंगे, ट्राइब कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद कोलन लगा के उसका ब्लॉक का जितना भी स्टेटमेंट है वो आप लिख लें। फिर आप लिखेंगे उसके बाद ट्राई के जस्ट बाद ही आपको लिखना है एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक में आप उसका एक्सेप्ट कीवर्ड यूज करेंगे, फिर एक जो भी आपका एक्सेप्शन रेज हुई उस एक्सेप्शन का नाम लिखना है आपको, ठीक है, और फिर उसके ब्लॉक उसका जो भी आपको एग्जीक्यूट कराना है एक्सेप्ट ब्लॉक में। एक्सेप्ट ब्लॉक में आप मल्टीपल एक्सेप्शंस को भी लिख सकते हो, जैसे कि टाइप एरर या जीरो डिवीजन एरर। ये जो एरर के नाम है, ये जो आपने टपल पास किया है वो एरर पर्टिकुलर एरर के नाम है, ठीक है। उसके बाद आप बिना नेम के भी एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपने वहाँ से रेज हुई और आप एक्सेप्ट कर लो, तो सीधा जो भी आपको कोड रन करना है वैसे भी कर सकते हो। अब एक कोड स्निपेट देख लेते हैं अपन जीरो डिवीजन एरर का। इसमें क्या है कि एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 5, मैंने डब्ल्यू की वैल्यू कैरेक्टर लिया है, मैंने वाई को एक्स से डिवाइड किया है, वाई की वैल्यू 5 और एक्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे एक जीरो से डिवीजन की एरर जनरेट हो सकती है। तो जब यहाँ से एरर जनरेट होगी तो क्या करेगा कि एक्सेप्ट ब्लॉक को फाइंड करेगा ट्राई के बाद में, और चेक करेगा कि कोई जीरो डिवीजन एरर नाम का कोई एक्सेप्ट ब्लॉक है क्या। तो इसने जस्ट नेक्स्ट टाइम में आया, इसने चेक किया कंपाइलर ने कि हाँ भाई यहाँ पर एक अपने पास एरर है, तो इसने क्या किया, फिर एरर को इस एक्सेप्ट ब्लॉक को इन्वोक किया, चालू किया, और एक्सेप्ट ब्लॉक ने अपना पूरा कोड रन किया। तो देखते हैं जीरो डिवीजन एरर, यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर रन हो गई। अब आकर नेम एरर का एग्जांपल देख लेते हैं। नेम एरर क्या होता है कि आपका कोई वेरिएबल का नेम अवेलेबल नहीं है, आपने वाई डिवाइड बाई क्यू किया है और क्यू मैंने कहीं भी इस कोड में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है, तो मुझे नेम एरर देगा, ठीक है। अब आगे थे टाइप एरर की। टाइप एरर में क्या है कि आपका कोई पर्टिकुलर टाइप मिसमैच हो रहा है। मैंने y को w से डिवाइड किया है, y एक इंटीजर है, डिवाइजन एक इंटीजर ऑपरेटर, इंटीजर न्यूमेरिकल ऑपरेटर है, पर w जो है वो मेरा स्ट्रिंग है। तो ये टाइप मिसमैच हो गया, यहाँ पे एक एरर आ गई कि टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप
फॉर डिवीजन, डिवीजन एक न्यूमेरिकल ऑपरेटर है जहाँ पे दोनों साइड में आपने एक तरफ इंटीजर दिया है और दूसरी तरफ स्ट्रिंग दिया है, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है कि जब आप एक्सेप्शन करते हो तो आपको वो बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे रेड रेड कलर की लाइन्स आ जाती हैं। उससे निपटने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने खुद का जो मैसेज है, एरर मैसेज, वो हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर इसकी बात की जाए तो मैं यहाँ पे कोई मैसेज करता हूँ प्रिंट हेलो, तो प्रिंट हेलो 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 भी रन होगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? पर अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करते तो ये क्या करता कि यहाँ से एक्सेप्शन रिलीज करता और आपका कोड यहाँ पे ही खत्म हो जाता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेल इंसर्ट करता हूँ, सेल बिलो, और मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस सेल में 5/0 किया, ठीक है, और नीचे प्रिंट कर दिया हेलो। ठीक है गाइस, तो हमने क्या किया, प्रिंट किया 5/0 और फिर नीचे नेक्स्ट में लिखा हेलो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कोड है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इस लाइन पे ब्रेक हो जाएगा, आपका कोड आगे रन नहीं होगा, ठीक है। और पर आप जब एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हो तो आपका कोड वहाँ से अगर जब एरर आ भी जाती है तो आप उसको हैंडल करते हो और फिर आगे कोड को रन कराते हो, तो आपकी जो पाइथन स्क्रिप्ट है वो कहीं भी ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। कहीं भी जैसे हम कंटिन्यू काम करना चाहते हैं, लाइव लाइव पाइथन स्क्रिप्ट चलाना चाहते हैं, तो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमारा कोड किसी गलती के कारण, किसी एक्सेप्शन के कारण या यूज़र की गलती के कारण हमारा कोड कहीं अटक जाए, रुक जाए। तो उसके लिए हम ट्राई का यूज़ करते हैं कि हमारा कोड कम से कम ना अटके। अगर जितनी गलती हुई उतनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, हम हैंडल करेंगे और उसके बाद का कोड हम कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं, यहाँ पे वैल्यू एरर की बात करते हैं। वैल्यू एरर में क्या है, वैल्यू आपकी जो डब्ल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप का पर्टिकुलर अल्फ़ाबेटिक स्ट्रिंग है, और आपकी स्ट्रिंग न्यूमेरिकल होती तो ये रन हो जाता और आपकी कोई एरर नहीं आती, पर यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल स्ट्रिंग है इसलिए आपको एरर आ गई कि टाइप एरर, वैल्यू एरर, जो कि वैल्यू मिसमैच हो गई। अच्छा, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया इस बात का कि कंपाइलर के अंदर जो पाइथन है, पाइथन कितने एक्सेप्शंस को प्रोवाइड कराता है, कितनी तरह की एरर्स होती हैं। पर अगर आप चाहते हो कि आप अपनी खुद की तरफ से एक एरर बनाओ, कहीं किसी एक एग्जांपल जैसे कोई आपने कोड लिखा और आप चाहते हो कि उस कोड में पर्टिकुलर यूजर कोई नेगेटिव वैल्यू इनपुट ना कराए, नेगेटिव वैल्यू इनपुट करेगा तो आपको आगे आके कोड जो है वो मिसबिहेव करेगा। तो आप क्या करोगे कि आप एक एक्सेप्शन हैंडलिंग खुद अपने हाथ से, अपने अपने हाथ से, मतलब अपना यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बना सकते हो। जैसे कि हम नीचे नीचे एग्जांपल समझते हैं कि मुझे इस कोड में क्या चाहिए था कि आप यूजर जो है वो कोई भी नेगेटिव वैल्यू इनपुट ना कराए। अगर नेगेटिव वैल्यू इनपुट कराता है तो मैं क्या है, क्या कोई भी एक एक्सेप्शन, ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन मैंने इसका नाम दिया है, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने एक एक्सेप्शन नाम का एक वेरिएबल एक्सेप्शन रेज की और उसके साथ में मैंने एक मैसेज पास कर दिया कि ये मैसेज है, आप एक्सेप्शन रेज करो अगर वैल्यू 0 से छोटी होती है, और उसका नाम होगा एक्सेप्शन। ट्राई के बाद जो कंपाइलर अगर यहाँ पे एरर रेज हो जाएगी तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जाएगा, वो चेक करेगा कि किसी एक्सेप्शन नाम का कोई एक्सेप्शन है, तो मैंने उसको एक्सेप्शन को एक्सेप्ट किया और मैंने उस एक्सेप्शन का जो मैसेज है उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे, तो एक्सेप्शन का मैसेज प्रिंट हो चुका। और मान लो यूजर ने अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू दी होती तो ये एक्सेप्ट कभी यहाँ पे कुछ कभी आता ही नहीं, क्योंकि कोई कोड ही रन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू थी इसलिए एक्सेप्शन जनरेट हुई। अब अगर कहते हैं पाइथन ट्राई विथ एल्स क्लोज। ट्राई विथ एल्स क्लोज का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो ट्राई ब्लॉक है अगर उसमें कोई एरर ना आए, और चाहते हो कि अगर एरर नहीं आए तभी कोई कोड, पर्टिकुलर कोड चले, अगर एरर आए तो ये कोड ना चले। कहने का मतलब एल्स कंडीशन, ऐसी एल्स कंडीशन जो कि पर्टिकुलर ट्राई ब्लॉक के एरर जनरेट होने पर ही रन करे, और अगर आपके एरर ना जनरेट होती हो तो वो कोड रन ना हो, तो उसके लिए हम एल्स ब्लॉक का यूज करते हैं। तो एल्स ब्लॉक में हमने देखा जैसे कि हम इसके लिए मेनली यूज होता है कीवर्ड असर्ट। असर्ट कीवर्ड क्या करता है कि वो पर्टिकुलर चेक करता है कि इस लाइन में अगर आपकी एरर रन हो जाती है, यहाँ पे रन होती है नहीं होती है, कोई एरर आती है तो आपको वो रेस करेगा। अगर एरर नहीं आती है तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर आपका जो नम मॉड्यूलस 2 है, अगर आपका जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन रेस करेगा। वो एक्सेप्शन एक्सेप्ट ब्लॉक एक्सेप्ट करेगा और आपका मैसेज प्रिंट करेगा। तो मैं एक बार रन कराता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा कि एक ओड नंबर दिया 3। तो इससे हुआ क्या कि नंबर उसने पहले चेक किया 3 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं होता है पर्टिकुलर 2 से मॉड्यूलस 2 उसका 3 मॉड्यूलस 2 0 नहीं आता है, तो यहाँ पे एक अननोन एरर जनरेट करेगा, वो एक्सेप्शन जनरेट करेगा, और वो एक्सेप्शन चल जाएगी एक्सेप्ट ब्लॉक के पास में। एक्सेप्ट ब्लॉक के पास चली गई, उसने मैसेज प्रिंट किया
और अपना जो आगे का कोड था वो रन नहीं हुआ। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जो एरर रन ना हो, और आप चाहते हो कि एरर, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 दे दिया, अब यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं होगी, तो आप चाहते हो कि पर्टिकुलर कोई कोड चले एरर रन ना होने पे, तो मैंने एल्स का यूज़ किया, यहाँ पर नंबर दिया और यहाँ पे एल्स ने आउटपुट दिया 0.25। अब बात करते हैं ट्राई एंड फाइनली। ठीक है गाइस, ट्राई एंड फाइनली में क्या होता है कि फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है, जब ट्राई देख लिया, एक्सेप्ट देख लिया, एल्स देख लिया, फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे ट्राई में चाहे एरर आए या एरर ना आए, फाइनली ब्लॉक का स्टेटमेंट ऑलवेज रन करेगा। तो हम देखते हैं, जैसे कि ये मैंने ट्राई लिख लिया, एक्सेप्ट लिख लिया, एल्स लिख लिया। और अच्छा, सेकंड बात ये है कि फाइनल स्टेटमेंट हमेशा कि जितने भी एक्सेप्ट ब्लॉक हैं उस सबके लास्ट में होता है, यानी कि ट्राई एक्सेप्ट के सबसे लास्ट में होता है फाइनली कीवर्ड। तो उसको कभी भी ब्लॉक को कभी ऊपर नहीं लिखा जाता है, लास्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर यहाँ पे कोई एरर आती है, तो एंटर नंबर, जैसे कि मैंने कोई नंबर यूज़ किया 3, यहाँ पे एरर जनरेट हुई, और फिर भी इसने एंड ऑफ द ट्राई ब्लॉक फाइनली ये मैसेज प्रिंट किया। अगर मान लो कि कोई एरर जनरेट ना होती है और मैंने लिखा 4, तब ये मैसेज प्रिंट होगा, एंड ऑफ ट्राई ब्लॉक फाइनली। फाइनली का ये यूज होता है। ठीक है, तो ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली हमारे इतने ही है। ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग का इतना ही पार्ट था। आज के लिए हम सारे सब कुछ देख लिया है कि एक्सेप्शन कैसे, क्या कौन सा टाइप की एक्सेप्शंस होती हैं, कैसे रेज होती हैं, कैसे एक्सेप्ट लोग उसको एक्सेप्ट करता है, और कैसे यूज़र भी खुद अपने हिसाब से एक एक्सेप्शन को डिफाइन कर सकता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में किसी को कुछ डाउट है क्या? एक्सेप्शन हैंडलिंग में किसी को कुछ डाउट है? नहीं, आयुष बोला से नहीं, और बाकी बाकी सारे भी बता दो एक बार मुझे। दो चार रिप्लाई आ जाए तो फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। नौसा, हर्ष कुमार, एकलव्य, नौ, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूल्स। तो मैंने बात की थी कि मॉड्यूल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स पाइथन में एक मतलब, हम जब भी पाइथन के बारे में एक सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर लेते हैं, तो पाइथन में हमेशा हमें कहा जाता है कि पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। पाइथन हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स क्या चीज़ है? मॉड्यूल्स कुछ भी नहीं है, एक अलग से पाइथन का कोड होता है, पर ये एक स्पेसिफिक कोड होता है जो कि आप इसको किसी भी फंक्शन, आपकी खुद की स्क्रिप्ट में उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई एक पाइथन का कोड लिख रखा है, उसमें कोई फंक्शंस बना रखे हैं, और आप चाहते हो कि ये फंक्शंस में किसी दूसरी पाइथन फाइल में भी यूज़ करो। इसलिए आप इससे फ़ायदा क्या है कि आपको बार बार कोड नहीं लिखना होता है, कोड रिपीटेशन इसमें ओवरकम होता है। ठीक है, तो मैंने एक बार पाइथन फाइल बना ली, उसके कुछ फंक्शंस लिख लिए, और मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन मैं अपने स्क्रिप्ट में फ्यूचर में कभी यूज़ करूँ, तो इसका यूज़ इसलिए हम यूज़ करते हैं इसे मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल इन प्रोग्रामिंग, अ मॉड्यूल इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जैसे इस दैट हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शनलिटी। ये कुछ भी नहीं, एक पाइथन का कोड होता है, सिंपल पाइथन फाइल होती है, दो फाइल एक्सटेंशन है, और इसमें जितने भी अपने फंक्शंस पढ़े हैं वो सारे फंक्शंस ही होते हैं। और हमें इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, कैसे तरह से हम इसको देखते हैं। देखिए, कीवर्ड इसका जो इंपोर्ट करने के लिए कीवर्ड होता है वो होता है कि इंपोर्ट। इंपोर्ट एक कीवर्ड है, और बाद में आता है मॉड्यूल का नेम। ठीक है, इंपोर्ट आ गया, इंपोर्ट मॉड्यूल, या फिर आप यूज़ कर सकते हो इंपोर्ट मॉड्यूल एज शॉर्ट नेम। मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया कि एक्सेप्शन लिंक में एज कीवर्ड तब यूज़ होता है जब किसी आपको मॉड्यूल या किसी भी एक्सेप्शन का एक शॉर्ट नेम देना, एब्रीवेट करना हो, तब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम आगे देखते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, इंपोर्ट मैथ। पाइथन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है, एक जिसका नाम है मैथ लाइब्रेरी है। इसको लाइब्रेरी बोल सकते हैं, मॉड्यूल बोल सकते हैं, या पैकेज भी बोल सकते हैं आप। तो मैथ को इंपोर्ट किया, और मैथ का जो लॉग फंक्शन है, मैंने लॉग फंक्शन को कॉल किया। ये लॉग फंक्शन की डेफिनेशन मुझे अपने कोड में कहीं भी मैंने नहीं लिखी है, ऊपर से नीचे तक कहीं भी मैंने डेफिनेशन नहीं है। इसकी जो भी डेफिनेशन होगी वो मैथ की फाइल में, मैथ डॉट पाई की फाइल में, जो कि आपके पाइथन के इन्वायरमेंट में कहीं, या जो भी पाथ वेरिएबल है वहाँ पे आपकी डिफाइन होगी कहीं ना कहीं। या पीप, पीप जो होता है, पीप में आपकी मैथ की सारी जितनी भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे वहाँ पे स्टोर है। तो मैथ डॉट लॉग, मैंने 10 पास किया तो लॉग की वैल्यू मुझे दे दी यहाँ पे इसने। मैंने मैथ डॉट स्क्वायर रूट 25 पास किया तो मैंने 25। यानी कि इसका मतलब है क्या है कि मुझे आपको खुद का कोड नहीं लिखना पड़ रहा। अब मुझे स्क्वायर स्क्वायर रूट का खुद का कोड नहीं बनाना पड़ रहा है। मैंने डायरेक्ट मैथ फंक्शन को इंपोर्ट किया और स्क्वायर रूट में पास किया, उसने मुझे आउटपुट दे दिया। अच्छा, सेकंड बात ये भी है कि आप जो भी मॉड्यूल्स इंपोर्ट करते हो उनका फंक्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो जितनी जल्दी रन होते हैं ना, उससे ज़्यादा भी आप, उससे बेहतर कोड आप नहीं बना सकते। तो अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर कोड है और चाहते हो कि मिनिमम टाइम में वो कोड रन हो जाए, तो आप उसका मॉड्यूल यूज़ कर लो। तो जैसे कि
वो बहुत ही इजी वे में रन कर जाए। ठीक है। अब बात करते हैं कि अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि जो मैथ फंक्शन है उसमें चाहते हैं कि मैथ्स में कितने सारे मॉड्यूल्स हैं, देखते हैं। जो सेट मैंने यहाँ पे क्या कि मैथ फंक्शन इंपोर्ट कर रखा है, मैं चाहता हूँ कि कितने फंक्शन है उसमें। तो डी आई आर मैथ, इस मैथ डायरेक्टरी में मैंने देखा कि कौन कौन से फंक्शन है। तो इसमें ए कोस है, एच कोस एच है, ये कोस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्री उसको हैंडल करने के फंक्शन है सारे। कॉम्बिनेशन, डिग्रीज, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है आपको अगर तो डिस्टेंस फॉर्मुलाइज करो, एक्सपोनेंशियल निकालना तो ई एक्स पी यूज करो। और ये सारे जितने भी लॉग टेन जितने भी ट्रंकेट रिमाइंडर दे रखे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप सारे मॉड्यूल को इंपोर्ट ना करो, जैसे आपने इंपोर्ट मैथ लिख लिया, तो ये मैथ क्या करता है कि जितने भी मॉड्यूल्स है पाइथन के, जितने भी फंक्शंस है मैथ में, वो सारे इंपोर्ट कर लेता है। और जब हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम नहीं चाहते कि सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट हो जाए। अगर वो सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट करेंगे तो आपका जो कोड है वो जितना भी सॉफ्टवेयर वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे काम का जितने मॉड्यूल्स हैं हम उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब मान लो कि मुझे किसी पाई कोई दो मॉड्यूल चाहिए थे, उसके फंक्शन चाहिए थे डिग्रीज एंड पाई। तो मैंने फ्रॉम मैथ इंपोर्ट डिग्रीज एंड पाई लिख लिया, तो ये क्या करेगा कि मैथ में से ये दो फंक्शन ही इंपोर्ट करेगा, बाकी पूरा कोड इंपोर्ट नहीं करेगा। तो ये दोनों इंपोर्ट हो गए। सबसे पहले मैंने पाई की वैल्यू पाई को रन करा, चेक किया 3.14। अगर मैं इसको इंपोर्ट ना कराता और पाई अगर ऊपर लिखता ना, कि इस कोड के ऊपर कहीं पाई लिखता, तो मुझे एक एरर देता, क्योंकि पाई इसको नेम वैल्यू एरर देता, क्योंकि पाई कभी मेरा डिफाइन नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने पाई इंपोर्ट किया, अब पाई की वैल्यू डिफाइन हो गई है 3.14। एक डिग्री फंक्शन को कॉल किया, इसमें से डिग्री फंक्शन में मैंने पाई पास किया तो उसने 180 डिग्री कन्वर्ट कर दिया। पाई की वैल्यू 3.14 एकदम करेक्ट वैल्यू है, और डिग्री में कन्वर्ट करते तो 180 डिग्री आता है। हमने मैथ्स फंक्शन को, ये डी आर मैंने जस्ट अभी ऊपर बता दिया आपको डी आर कैसे यूज करते हैं। सारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे बता सकते हैं आपको। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि मैथ टाइम, जैसे कि कोई टाइम मॉड्यूल यहाँ पर पाइथन में, और आप चाहते हो कि उस मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस है, जितने भी फंक्शंस मेंबर्स वेरिएबल डेटा डेटा मेंबर्स सबको इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आप स्टार्ट लिख लो, फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्टार्ट, तो सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा आपका। फिर टाइम फंक्शन का एक फंक्शन होता है जी एम टाइप। जी एम टाइप आप मैंने जैसे कॉल किया तो इसने मुझे टाइम दे दिया कि टाइम ईयर क्या है, मंथ क्या चल रहा है अभी, डे क्या है, आवर क्या है, टाइम मिनट क्या है, सेकंड क्या है, मतलब पूरा डेटा, पर्टिकुलर टाइम का जितना डेटा हो सकता है वो सारा डेटा इस तरह में गया। जब मैं टाइम जोन की बात करता हूँ, टाइम जोन एक नंबर, नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट मॉड्यूल्स का, कि मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, कैसे क्या है। और ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मॉड्यूल एक फंक्शन होता है, इसका हम एक रन एक कोड लिख के भी देखेंगे, फाइल बना के भी। तो एक बार अपन देख लेते हैं मॉड्यूल्स का के बारे में। सबसे पहले मैं ए डब्ल्यू एस, जो कि आपको भी बताया गया ए डब्ल्यू एस, तो उसको मैं एक बार रन करा के देखते हैं। छुट्टी। ये गाइस आपको सबको पता होगा ना कि कैसे ए डब्ल्यू एस का इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, है ना गाइस, सबको पता है ना ए डब्ल्यू एस का इंस्टेंस कैसे लॉन्च होता है। ठीक है, तो हम भी वही करते हैं, लॉन्च कर देते हैं। ये मेरी की हो गई, पी पी के ओपन किया। यूज। ठीक है, मैं अपने इंस्टेंस में आ चुका हूँ। मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना रखी है, तो मैं इस डायरेक्टरी में चला जाता हूँ सी। अब देखते हैं इसमें क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है। एक मेरा फंक्शन, एक मैंने फाइल बनाई है कैलकुलेटर फंक्शन नाम की, कैलकुलेटर अंडरस्कोर फंक। और दूसरी फाइल बना रखी है मैंने स्क्रिप्ट डॉट पाई नाम से। तो एक एक मैं फाइल का डेटा आपको बता देता हूँ। ये मेरा कैलकुलेटर फंक्शन का फाइल का डेटा है। अच्छा, एक बात बताओ, आप सबको एक कोड विजिबल है क्या? जो भी कोड आ रहा था वो विजिबल है आपको? ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है, एक शबिंग लाइन लिखी है। शबिंग लाइन क्या होता है, इसको शबिंग लाइन बोलते हैं। ये क्या करता है कि इसका जब आपको रन करेंगे तब एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा शबिंग लाइन किस काम आ रही है। मैंने इस कैलकुलेटर फंक्शन में कुछ फंक्शंस बना रखे हैं मैंने। जैसे कि डेफ एड नाम का एक फंक्शन बनाया है, जो कि दो आर्गुमेंट ले रहा है, ए कोमा बी, और रिटर्न कर रहा है मुझे ए प्लस बी। उसी तरह एक मल नाम का बनाया है जो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, डी नाम का बनाया है जो डिवाइड कर रहा है। और एक चौथा फंक्शन बनाया है जो कि क्या कर रहा है कि एक लिस्ट का सम कर रहा है, जितने भी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम करके रिटर्न कर रहा है। अच्छा, इसके बाद मैंने अपन देख लेते हैं स्क्रिप्ट फाइल क्या कर रही है।
ये मेरी स्क्रिप्ट फाइल है। तो स्क्रिप्ट फाइल में क्या है कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि इंपोर्ट कैलकुलेटर SCF, जो मैं कैलकुलेटर फंक्शन जो मैंने फाइल बना रखी है पाइथन फाइल, उसको मैंने अपने स्क्रिप्ट वाली फाइल में मैंने इंपोर्ट किया, यानी कि इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे मेरे इस कोड में आ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन सारी इस कोड में आ चुकी है पाइथन स्क्रिप्ट वाली में, और मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म दे दिया CF में। अब मैंने क्या किया, सेकंड लाइन में मैंने A और B दो इनपुट लिए, दो नंबर्स लिए। फिर मैंने क्या किया, एक प्रिंट मैसेज कराया कि एडिशन के लिए प्लस, मल्टीप्लिकेशन स्टार और डिवीजन के लिए स्लैश आंसर करें। यूजर वो इनपुट इनपुट देता है मुझे, और फिर मैंने उस पर्टिकुलर इनपुट के बेसिस पे CF, जो मेरा कैलकुलेटर फंक्शन का एब्रीविएशन है, उससे मैंने ऐड फंक्शन कॉल करा है। ऐड फंक्शन इस फाइल में पड़ा हुआ है, इस फंक्शन कॉल किया, उसमें दो वैल्यू पास की, तो ये मुझे क्या करेगा कि A और B का सम करके रिटर्न करेगा। तो एक बार इसको, अच्छा नॉर्मली क्या है कि पाइथन पाइथन 3 और स्क्रिप्ट डॉट पाई, ये मैं लिख लिया। तो मुझे फर्स्ट नंबर 1 4 इंसर्ट किया, नंबर 2 5 इंसर्ट किया मैंने, और ऑपरेशन पूछ रहा है मुझे, तो मैंने ऑपरेशन किया प्लस। तो ये मुझे 5 + 4 9 9 रिजल्ट दे रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको डिक्टेट करके बता रहा हूँ कि इसने आउटपुट जो दिया वो 9 दिया है, ठीक है। और अब मुझे ये मांग रहा है कि एंटर सीरीज ऑफ नंबर, कुछ नंबर ऑफ सीरीज मुझे मांग रहा है, तो 3 4 5 6 मैंने कुछ नंबर्स डाल दिया और एंटर किया है। तो इसने मुझे 3 4 5 6 का सम 18 दिया है मुझे आउटपुट में, और मेरा कोड खत्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं शेविंग लाइन की। जो मैंने आपको बताया था कि शेविंग लाइन क्या होता है। शेविंग लाइन का मतलब क्या है कि आप पाइथन में आपको जो इंस्टेंस है, जो पाइथन का जो भी आपका AWS का इंस्टेंस है, उसमें क्या कर सकते हैं कि आप जो आपकी जो स्क्रिप्ट है ना, जो आपका पाइथन का कोड है, वो आप ./स्क्रिप्ट से भी रन कर सकते हो। मतलब आपको इसके आगे पाइथन लिखना जरूरी नहीं है रन कराने के लिए। आप ./स्क्रिप्ट लिखें, तो ये क्या करता है कि सबसे पहले लाइन ऐसे जो पाइथन का कोड है वो लाइन को फाइल को ओपन करेगा, और ये जो मैंने पाथ दे रखा है जो यूजर बीन इन्वायरमेंट, और उसके अंदर पाइथन 3, तो ये क्या है कि आपके इंस्टेंस में जो यूजर डायरेक्टरी, उसके अंदर जो बीन डायरेक्टरी, उसके जो इन्वायरमेंट की जो डायरेक्टरी है, उसके अंदर पाइथन की जो पाथ लोकेशन दे रखी है मैंने। अब इसी में आपको लाइनक्स जब आपने पढ़ी होगी तो आपको बताया होगा कि पाथ लोकेशन क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जो पाइथन 3 जो भी अब रन हो रही है, वो वहाँ उस लोकेशन पे वो क्या करेगा कि इस फाइल को उस लोकेशन पे जाके पाइथन 3 की हेल्प से रन कर लेगा। जब मैं एंटर करता हूँ तब भी मेरा कोड रन हो जाना चाहिए, पर नो सच फाइल। ठीक है, रन हो गई। स्क्रिप्ट डॉट पाई मेरी रन हो चुकी है। मैंने स्क्रिप्ट डॉट पाई लिखा, और नंबर 1 चाहिए मैंने 4, सेकंड नंबर 5, और ऑपरेशन सेलेक्ट किया। इस बार मैंने मल्टीप्लिकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 4 × 5 हो गया 20, और कोई सीरीज ऑफ नंबर 1 स्पेस 2, सीरीज नंबर लेते हैं 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4, तो ये 10 दिया, ठीक है। अभी ये हो चुका है मैंने पूरी मॉड्यूल्स कैसे इंपोर्ट कराते हैं, और ये अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं कि लाइनक्स में पाइथन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। कई बार आप कोड लिखते हो या जो भी कोडिंग करते हो, तो आप चाहते हो कि आपका जो पाइथन का कोड है वो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे इंटरेक्ट करे, उसमें कोई डायरेक्टरी बना दे, कोई फाइल बना दे, उसमें कोई कोड लिख ले, ठीक है। तो आप ऐसा अगर काम, या फिर आपका जो कोई कोड रन कराना चाहते हो, तो वो कैसे रन हो सकता है इसमें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्शन इस मॉड्यूल में देखते हैं। अच्छा गाइस, आपको पिछले वाले कुछ में प्रॉब्लम तो नहीं है कि कैसे इंपोर्ट किया जाता है? कोड भी समझ में आ गया होगा? हाँ, हर्ष, एकलव्य, सम्यक, ऋषि एंड ऑल। इंपोर्ट में कोई दिक्कत है? मैं एक बार फिर से कोई कोड लिख के बताऊँ आपको कैसे इंपोर्ट करते हैं, या फिर मैं आगे शुरू करूँ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, कि लेक्चर का टाइम भी होने वाला है बस आपका। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ अपना नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्शन। तो अब अपनी जैसे कि मॉड्यूल्स पढ़ लिए, तो आप अब पाइथन की उस स्टेट पे हो कि आप पाइथन में कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करके और आप अपना काम कर सकते हो। पाइथन में इंपोर्ट करने के लिए बहुत से मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा मैथ एक मॉड्यूल है। वैसे एक टाइम मॉड्यूल होता है, टाइम मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट करा के देखा, टाइम जोन लिया। वैसे ही कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए मॉड्यूल्स होते हैं। OS मॉड्यूल हो गया, सब प्रोसेस मॉड्यूल हो गया, और CSV मॉड्यूल, ऐसे कुछ मॉड्यूल्स हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे जैसे कि कोई, अगर आप कुछ गेम बना रहे हो, कुछ
GUI का काम कर रहे हो, तो उसके लिए भी कोई मॉड्यूल होता है, आप उसको डायरेक्ट इंपोर्ट करो और उसके फंक्शंस को यूज़ करो। तो इसलिए पाइथन बहुत अच्छी लगती है कि आपको कुछ हर चीज़ का कोड नहीं लिखना है, कोड लिखा हुआ है, बस आपको यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, बात करते हैं अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। ओएस मॉड्यूल क्या काम कैसे काम करता है। सबसे पहले ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और ओएस मॉड्यूल की जितने भी फंक्शन सबको यहाँ पे लिस्ट आउट कर लिया। तो जितने भी फंक्शन है, जितने भी वेरिएबल्स है, उसके सारे मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखे हैं। अब देखते हैं कुछ एक फंक्शंस, कुछ एक जो कि जनरल बेसिकली हर किसी को यूज़ में आते हैं। तो सबसे पहले OH CH डायरेक्टरी, OS गेट CW, ये कुछ है जिनको अपन अपने इंस्टेंस पे रन करा के देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक पाइथन के इंटरप्रेटर पे चला जाता हूँ, पाइथन 3। ठीक है, ये पाइथन शेल में आ चुका हूँ मैं अपने इंस्टेंस पे, और मैं यहाँ पे रन करा रहा हूँ OS डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी सेम उसी तरह वर्क करता है जैसे कि आप किसी लाइनक्स में आप PWD लिखते हो, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अच्छा, OS मुझे नेम एरर दे रहा है क्योंकि OS डिफाइन नहीं किया, तो मैंने सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं OS को, OS डॉट इम्पोर्ट, और क्या लिख रहा हूँ मैं भी, सॉरी, इम्पोर्ट OS। ठीक है, OS को इम्पोर्ट कर दिया, फिर मैंने लिखा OS डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी बताइए इसने कि मैं होम के EC2 यूजर में सिद्धेश किसी SID किसी डायरेक्टरी में मैं बैठा हुआ हूँ अभी। बराबर, हमने होम में थे, EC2 यूजर में जैसे लॉन्च किया, फिर अपने एक डायरेक्टरी चेंज की अपने SID नाम से। करेक्ट आंसर आ गया। सेकंड देखते हैं कि सेकंड क्या है। कोई एग्जांपल डायरेक्टरी बनाने का देख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा OS डॉट mkdir, कोई डायरेक्टरी बनाते हैं यहाँ पर ही सीट के अंदर कोई डायरेक्टरी, जैसे कि एग्जाम्पल नाम की कोई डायरेक्टरी बनाई मैंने, एग्जाम्पल, डन हो गया। अब इसका आउटपुट मुझे कहाँ दिखेगा, तो मैं यहाँ से अपनी शेल से बाहर आता हूँ और LS करते हैं यहाँ पे। तो LS किया तो इसने मुझे बताया कि आपकी एग्जाम्पल नाम की एक डायरेक्टरी आपकी यहाँ पे मौजूद है। LS मैंने चेक किया था इस सीट के अंदर, ठीक है। आज आप अपन चाहते हैं कि इस एग्जाम्पल नाम की डायरेक्टरी को रिमूव करना है, तो क्या करें, कैसे स्क्रिप्ट लिखे पाइथन की। तो पाइथन 3 अंदर गए और यहाँ पे मैंने OS RMDIR लिखा, और जो भी फाइल का नाम था मैंने फाइल का नाम अभी लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल, रन करा है। यहाँ पे आ गया, एग्जाम्पल इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे वापस से, मैंने शेल स्टार्ट किया तो इंपोर्ट OS डॉट RMDIR एग्जाम्पल। ठीक है, रिमूव हो चुकी है, बाहर देखते हैं एक बार। ठीक है, हमारी एग्जांपल जो कि अभी डायरेक्टरी हमने बनाई थी अभी भी, वो रिमूव हो चुकी है डायरेक्टरी, अब यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब उसी तरह हम जैसे कि आपने कोई कमांड लिखी होगी ch मोड, किसी भी फाइल का आप मोड चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने +x कर लिया स्क्रिप्ट इस फाइल का, जैसे कि मोड चेंज हो गया। तो अगर किसी फाइल का आपको मोड चेंज करना है पाइथन को यूज़ करके या OS मॉड्यूल को यूज़ करके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आइए, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास पाइथन 3 जाए, इंपोर्ट OS किया, OS डॉट ch मोड, और यहाँ पे फाइल का नाम लिखना मुझे, फाइल का नाम है स्क्रिप्ट डॉट पाई। देखते हैं क्या होता है, चलो एरर आ गई, टाइप एरर, आर्गुमेंट रिक्वायर मोड नॉट फाइंड। अच्छा, ch मोड का आर्गुमेंट, अब यहाँ पे सिंटेक्स देख लेते हैं, ch मोड का सिंटेक्स क्या है। ch मोड में सबसे पहले पाथ डिफाइन करना होता है आपका कि उसका फाइल का पाथ क्या है, और सेकंड आपको डिफाइन करना होता है कि उसका मोड क्या है। तो देखते हैं दोनों में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने गलती की, यहाँ पे पाथ में डिफाइन किया, तो पाथ डिफाइन करने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं। पीरियड का, पीरियड क्या डिफाइन करता है कि हम प्रेजेंट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी से आगे की कोई फाइल होगी, उसकी चाइल्ड फाइल प्रेजेंट डायरेक्टरी में, और मोड डिफाइन कर लिया हमने एक्स, एक्स लेगा नहीं लिया, तो एक्स को हम स्ट्रिंग की तरह पास करते हैं। इंटीजर इज रिक्वायर्ड, यू गॉट टाइप स्ट्रिंग, ओके, इंटीजर रिक्वायर करता है, तो 7
डॉट स्ट्रिंग 7 चेंज होगी। जब चेंज मोड करते हो तो हम एक्स का भी यूज़ करते हैं, और कुछ मोड का आर डब्ल्यू और एग्जीक्यूट, रीड राइट और एग्जीक्यूट का मोड होता है ना, आपने जब लाइनर्स में पढ़ा होगा तो आपको बताएगा कि फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है वो रीड के लिए होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। सेकंड होता है राइट के लिए, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 4 से। और एग्जीक्यूट के लिए किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 1, 1 2 एंड 4 होता है। तो 1 के लिए, रीड के लिए 1, राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूट के लिए 4। मैंने यहाँ पे मोड चेंज कर दिया 7। ठीक है फाइल का। अब इसी तरह से कुछ है कि ये फंक्शंस दे रखे हैं chdir। अगर आपको डायरेक्टरी चेंज करनी है, पर्टिकुलर किसी डायरेक्टरी में जाना है, तो वो भी देख लेते हैं। os डॉट, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी होम ec2 यूजर सीट। और फिर अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी डायरेक्टरी चेंज कर लूँ, तो होम chdir, और मैंने यहाँ लिख लिया कि डबल डॉट, शायद स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी मुझे, डबल डॉट। ठीक है, अभी तो चल रहा था और से कुछ दिया यार। ठीक है, हमने गलत लिखा यहाँ पे, दिया यार। और फिर डबल डॉट का मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी। तो हम अब वापस करते हैं os डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। ठीक है, अभी हमारी जो पहले करंट वर्किंग डायरेक्टरी वो थी होम ec2 यूजर और उसके अंदर सीड में। और अभी जो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी हो गई ec2 यूजर, हम एक उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में आ चुके हैं। हमने यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज कर ली। इसी तरह से बहुत सारे फंक्शन है जो कि पाइथन फाइल में आप यूज़ कर सकते हो। आप डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो, नेम। और इसके लिए आपको बहुत, ये तो यहाँ पे मैंने कुछ 11 लिख रखे फंक्शंस। पर आपको अगर और भी कोई फंक्शन जो कि आपके कोड के लिए काम आ रहे हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी फंक्शन या मॉड्यूल आपको ऐसा नहीं है कि आपको दिमाग में रखना और किस तरह से वो वर्क करते हैं। आपको बस उसके पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है साइट पर, वहाँ पे ओएस के जितने मॉड्यूल्स हैं वो जितने भी आपके काम आ रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हो। पाइथन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको जैसे पता ही है कि ओएस पाइथन, ये docs.python.org पे आप जाइए तो इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी कि ओएस में कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, और उनका हर किसी का सिंटेक्स मिल जाएगा आपको, उनको सबका यूज़ मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारे फंक्शन है। आपको 1 2 3 4 में आपको मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते छोटे से लेक्चर में। अब कहाँ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आ गए। अब जैसे कुछ एक मैं यहाँ पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में बता देता हूँ। तो मैंने ओएस, जैसे ओएस डॉट नेम, ये मैंने कॉल किया तो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज एनटी है, तो उसने मेरे को एनटी प्रिंट करके दे दिया। करंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी ये रही। अब आता है ओएस डॉट पाथ। ओएस के मॉड्यूल के अंदर पाथ एक, पाथ भी एक अलग से, एक पाइथन फाइल के अंदर दूसरी पाइथन फाइल है। कहने का मतलब कि ओएस एक पाइथन फाइल है, एक मॉड्यूल है, उसके अंदर भी एक दूसरी पाइथन फाइल है पाथ नाम, तो वो भी किसी और दूसरे मॉड्यूल को कॉल करती है। तो पाथ मॉड्यूल क्या होता है कि अलग अलग फंक्शन उसमें होते हैं, जैसे कि ओएस डॉट पाथ डॉट एब्सोल्यूट पाथ। ये फंक्शन क्या करता है कि कोई भी आपने जैसे कोई पाथ दिया है तो उसका एब्सोल्यूट पाथ बता देगा। जैसे कि हम देखते हैं कि os डॉट पाथ डॉट एब्सोल्यूट पाथ, पहले मैं एक बार डायरेक्टली चूज कर लेता हूँ os डॉट डॉट स्लैश, अब चाहते हैं कि os डॉट पाथ डॉट एब्सोल्यूट पाथ, इसका एब्सोल्यूट पाथ जैसे कि डॉट स्लैश, अच्छा इसके अंदर अपने कोई डायरेक्टरी ना, इसके सीट के अंदर कोई डायरेक्टरी नहीं है, एक बार हम डायरेक्टरी बना लेते हैं। os डॉट mkdir, यहाँ डायरेक्टरी बनाएंगे, किसी भी नाम से बना लेते हैं, पाइथन नाम से बना, पाइथन नहीं, डेज, डेज नाम से कोई डायरेक्टरी बनाई मैंने। और फिर उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि path dot apps path, और उसके अंदर मैंने डाल दिया डॉट स्लैश pays।
तो इसने मुझे अपना पूरा एब्सोल्यूट पाथ दिया। मैंने यहाँ पे सिर्फ पीरियड डॉट डेज लिखा था उस डायरेक्टरी का नाम, तो इसने मुझे बता दिया कि आपकी होम डायरेक्टरी से, जो आपकी जो होम डायरेक्टरी है वहाँ से पूरा जो पाथ होगा वो आपको रिटर्न कर देगा ये एब्सोल्यूट पाथ। उसी तरह दूसरा दूसरा कोई फंक्शन देख लेते हैं एक आधा, जैसे कि अच्छा कोई पाथ एग्जिस्ट करता है नहीं करता वो चेक कर लेते हैं। कोई डायरेक्टरी अगर एग्जिस्ट कर रही हो तो वो भी रिटर्न करेगा os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट कमांड, os डॉट पाथ एग्जिस्ट। मैंने यहाँ पे कोई पाथ ले लिया डॉट डैश कुछ भी नाम ले लिया एग्जाम्पल नाम से, जो कि अपने डिलीट कर दिया अभी पहले। तो चेक करते हैं, तो ये मैं अच्छा ये मेरे देगा एग्जिस्ट, मैंने फंक्शन गलत यूज कर लिया, ठीक है। इसने फॉल्स रिटर्न किया, इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पल नाम की कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसी जगह अगर मैं डेज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो DAYS, ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट OS डॉट सिस्टम, ये एक लास्ट मॉड्यूल आज के लेक्चर का, इसको देख लेते हैं। क्योंकि आप जब भी पाइथन का कोड आपको आप चाहते हो कि पाइथन की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जाए। हम पाइथन इनिशियल फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग एज वेल एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ऐसे स्क्रिप्ट जो कि आपके ऑटोनोमस काम कर सकते हो, मल्टीपल ऑपरेटिंग जितने भी सिस्टम्स हैं आप सारे सिस्टम्स को एक साथ में उस पाइथन की स्क्रिप्ट से रन करा सकते हो। तो उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है कि आप पर्टिकुलर आपकी जो कमांड है वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर, लाइनक्स की कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम पे पाइथन कैसे रन करा सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं OS डॉट सिस्टम। OS डॉट सिस्टम क्या करता है कि आपकी उसमें जो भी आपने कमांड पास की है उस कमांड को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कराएगा और उसका आउटपुट आपको शो करेगा। तो जैसे कि OS डॉट सिस्टम, और यहाँ पे मैंने इसको कमांड दे दी कि डेट, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इसने मुझे डेट, यानी कि इसने क्या किया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे गया, कमांड रन की और मुझे कमांड आउटपुट दिया, और उसी के साथ में इसने एक और आर्गुमेंट मुझे दिया जो डेट रिटर्न की, उसके बाद मुझे स्टेटस दिया। इस जीरो का मतलब ये है कि इसने कमांड सक्सेसफुली रन कर लिया। ऐसे मैं कोई डायरेक्टरी बना सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो पाइथन में डायरेक्टरी बनाने का क्या होता है, चलो डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं। हाँ डायरेक्टरी बनाते हैं, mkdir होता है, लाइनक्स में भी mkdir होता है। mkdir मेक डायरेक्टरी कोई एग्जाम्पल नाम के जो कि अभी एक्सेस नहीं कर रही थी, देखते हैं क्या होता है। इसने फिर से डायरेक्टरी बना ली। अब देख लेते हैं कि os डॉट लिस्ट dir फंक्शन क्या करता है कि पर्टिकुलर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में, मतलब आपका लिस्ट dir ls की तरह वर्क करता है। जैसे आपने लाइनक्स में ls लिखते हो उसी तरह इसमें OS में लिस्ट dir लिखते हो, तो वो एक लिस्ट बना के दे देता है आपको जितनी भी डायरेक्टरीज उनकी, फाइल डॉट टेक्स्ट स्क्रिप्ट डॉट पाई हो गया, ये हो गया। और ये एग्जांपल, ये लास्ट में देखें एग्जांपल नाम की डायरेक्टरी बन चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह से आप जितने भी सिस्टम सिस्टम कमांड रन कर सकते हो अपने पाइथन की स्क्रिप्ट से। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक था। जब ने अपने आज क्या क्या देखा, एक्सेप्शन हैंडलिंग देख ली, कैसे एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। उसके बाद मॉड्यूल्स के बारे में देखा कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स एक पाइथन फाइल्स ही हैं। उसके बाद हमने आज देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पाइथन से कैसे एग्जीक्यूट करा जाता है। इन तीनों की मुझे आपको जुपिटर फाइल आपको मैं प्रोवाइड कर लेंगे हम इस लैब पर, आप जाके रन करें और कुछ अपनी तरफ से रिसर्च करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड कैसे और भी क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। अगर कुछ एरर होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं।